नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि आगामी समय में हमारी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर यूपी पुलिस के अलग अलग कई एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आज हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे और उसके कुछ मुख्य तथ्य पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट में तो ये क्वेश्चन आपको मोस्टली बार बार रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, क्या क्या इसके स्टेप्स थे, किन किन उसको वर्गीकृत कैसे कैसे किया गया है। तो हिंदी विश्व की जो है क्या है, हमारी लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है जो हमारे देश में बोली जाती है। हमारे देश में हिंदी के अलावा और भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी है, वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट भाषा है। वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रत्येक एक शब्द है उसका अपना इंडिविजुअली एक अर्थ होता है। यानी ऐसा नहीं कि कई सारे शब्दों का योग करके लिखेंगे तभी कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं। यहाँ पर प्रत्येक शब्द क्या होता है, विशिष्ट है, उसका अपना एक स्वयं का अर्थ होता है। दूसरे वर्डों में कहें कि सिर्फ स्थान परिवर्तन के कारण क्या है, हमारे वाक्य का अर्थ बदलता है। किंतु अगर हम स्थान परिवर्तन ना करें, एक एक शब्द को देखें तो हर एक शब्द का वही अर्थ होगा जो पहले वाले वाक्य में होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं कुत्ते ने सांप को काटा। अब इसकी जगह पर अगर हम दूसरा वाक्य बोले कि सांप ने कुत्ते को काटा, तो देखिए इसमें अर्थ क्या है, इसमें अर्थ हमारा थोड़ा सा वाक्य का क्यों बदल गया कि हमने शब्दों का क्या कर दिया, स्थान परिवर्तन कर दिया। लेकिन अगर आप मूल अर्थ देखेंगे प्रत्येक शब्द का तो वही निकलेगा। काटने का अर्थ वही निकलेगा, कुत्ते का अर्थ वही निकलेगा, सांप का अर्थ वही निकलेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वियोगात्मक भाषा है, कि इसमें जो है अलग अलग शब्दों का अपना प्रत्येक अर्थ होता है। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी हिंदी जो है कौन से परिवार की या कौन से भाषा परिवार की भाषा है। तो देखिए, भारत में बेसिकली कितने हैं, 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। भारोपीय क्यों है, हमारी भारोपीय में हमारी हिंदी भाषा आती है। द्रविड़ जो है हमारी, जो साउथ में कुछ भाषाएं हैं वो द्रविड़ में आती हैं। ऑस्ट्रिक में मध्य उत्तर पूर्वी का जो हमारा इलाका है वहां पर ऑस्ट्रिक भाषा का, और जो चीनी बॉर्डर के पास है वहां पर चीनी तिब्बती भाषा परिवार में कुछ भाषाएं आती हैं। तो हिंदी हमारी क्या है, भाषा परिवार के आधार पर भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, आप नोट करते हुए चलिए कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर कैसी है, वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा हिंदी भाषा है या जो हमारी भाषा है आर्य की, आर्य जो आए थे, आप जानते हैं कि आर्य जब आए थे वहीं से हम अपनी सिविलाइजेशन की शुरुआत मानते हैं। तो आर्य भाषा जो है उसको हमने 3 कालों में विभक्त किया है ना। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा बनी कैसे है। तो आर्य जो भाषा थी, जब आर्य आए थे तो वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो बोलते थे वैदिक संस्कृत। क्या बोलते थे वो, वैदिक संस्कृत बोलते थे, जिसमें वेद लिखे गए हैं जिस भाषा में उसको वैदिक संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत से क्या हुआ, लौकिक संस्कृत आई, यानी उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव होके जो लोक में जो लोग नॉर्मली बोलने लगे उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। इसका कालखंड कौन सा था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसको क्या बोलते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। यानी सबसे पहली जो हमारी सिविलाइजेशन की भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी। उसके बाद संस्कृत में कुछ विकार पैदा हुए तो कौन सी बनी, पाली बनी। कब से कब तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसको क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी बनी, पाली। पाली में फिर कुछ विकृतियां आई, उससे प्राकृत बनी, प्राकृत में फिर कुछ विकृतियां आई, उससे अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से फाइनली हमारी कौन सी बनी, हिंदी भाषा बनी है। ठीक है, जिसको हमने किस में रखा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यानी 1000 ईस्वी से अब तक जो अपभ्रंश में डेवलपमेंट या विकार होने की वजह से भाषा में परिवर्तन आया और जो नई भाषा बनी उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। इसका आप एक चार्ट से आप इसको समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मोस्टली आता है। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया संस्कृत थी, आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। कब से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी संस्कृत से कौन सी भाषा बनी, पाली भाषा बनी। पाली के बाद कौन सी आई, पाली के बाद आई प्राकृत।
प्राकृत के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से जो हमारी प्राचीन हिंदी है या फिर जो प्रारंभिक हिंदी है वो बनी है। तो इसमें एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी आदि जननी कौन है? तो इसकी आदि जननी कौन है? संस्कृत। एग्जाम में दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि हिंदी भाषा जो है किस भाषा में विकार के कारण बनी है या किस भाषा से बनी है? अगर आपको उसमें ऑप्शन देखने को मिलता है अपभ्रंश और संस्कृत दोनों, तो आपको अपभ्रंश लगाना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी किससे बनी है? अपभ्रंश से बनी है। अपभ्रंश प्राकृत से, प्राकृत पाली से और पाली संस्कृत से। अगर वो समझ गया आप, तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदि जननी कौन है, यानी सबसे पहले कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत थी। और हिंदी जो है हमारी ये किससे बनी है? ये अपभ्रंश। और अगर आपको अवहट मिले तो अवहट लगाना है। मोस्टली कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है? अपभ्रंश ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हिंदी किससे बनी है? अपभ्रंश से बनी है, या अपभ्रंश का विकृत रूप क्या है? हिंदी है। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका लगभग 3 या 4 क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में वो आपके क्लियर हो गए हैं। अब अगर हम बात करें अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे कैसे हुआ है, तो देखिए अपभ्रंश के भी कुछ भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। यहां से क्वेश्चन मोस्टली आपको टेट या सुपर टेट में देखने को मिलेगा। तो अपभ्रंश का पहला भेद कौन सा है? शौरसेनी। शौरसेनी से हमारी कौन कौन सी भाषाएं बनी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये तीनों भाषाएं हमारी किससे बनी है? शौरसेनी से बनी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्नलिखित में से ये जो भाषा है ये किस भाषा से बनी है? तो शौरसेनी से बनी है। अगर अर्धमागधी की बात करें तो जो पूर्वी हिंदी हमारी भाषा है ये किससे बनी है? अर्धमागधी से बनी है। अगर मागधी भेद देखे हम, अपभ्रंश का मागधी भेद, इससे कौन कौन सी बनी है? बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ये सारी भाषाएं किससे बनी है? मागधी से बनी है। फिर आता है कौन सा? खस। खस क्या है? ये शौरसेनी से ही प्रभावित है, लगभग शौरसेनी जैसा है। और इससे कौन सी भाषा बनी है? पहाड़ी भाषा इससे बनी है। फिर आता है ब्राचड़। ब्राचड़ से कौन सी बनी है? पंजाबी और सिंधी। और महाराष्ट्री से बनी है मराठी। जल्दी से आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी कई बारी आए हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें अब हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ? कई चरणों में हुआ। सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी के पास बसने की वजह से हमारे देश को क्या कहा गया? पहले सिंधु कहा जाता था, फिर सिंधु से हिंदू बना और हिंदू में ई जोड़ के हिंदी बना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वहां के फारसी लोग थे वो सिंधु को, मतलब सा का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे बोलते हैं? सा का जो उच्चारण करते हैं वो हा में करते हैं, वो सिंधु को हिंदू बोलते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, वहां से ये हिंदू शब्द की या हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी हिंदी शब्द मूलतः किसका है? फारसी का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, यह ऐसे है जैसे बच्चा हमारे घर पैदा हुआ और उसका नामकरण हमारे पड़ोसी ने किया। चलिए, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, क्या क्या? हिंद देश में रहने वाले या हिंद देश के निवासी, और हिंद की भाषा। तो जो फारसी थे वो हिंदी बोलते थे किसको? कि भाई जो हिंद देश में, हिंद देश मतलब सिंधु नदी के पास होने की वजह से इसको क्या बोलते थे? हिंद देश बोलते थे। और उसमें रहने वाले लोगों को हिंदी कहते थे या फिर उस देश की भाषा को हिंदी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। चलिए, अब उसके बाद एग्जाम में देखिए कहां से क्वेश्चन बनता है? लिपियों से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी हिंदी भाषा की लिपियां हैं या जो हमारी आर्य भाषाओं की लिपियां हैं वो किस हिसाब से, उनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो देखिए प्रमुख लिपियां जो है हमारी वो क्या है? 4 प्रमुख लिपियां हैं। कौन सी हैं? 4 प्रमुख लिपियां हैं, जिसमें सबसे पहले आती है ब्राह्मी लिपि। तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, ये तीनों भाषाएं जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आपको इनमें से एक भाषा दे पूछ लेगा और चारों ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि भाई किस भाषा, कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल जो है हमारी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम खरोष्टी लिपि की। तो खरोष्टी लिपि अब जो है लगभग पूर्णतः बंद हो गई है। पहले लिखी जाती थी, लेकिन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, अधिकतर ये सारी की सारी भाषाएं जो है ये कैसे लिखी जाती हैं? ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। यानी मैं लिखूंगा तो यहां से इस तरह से लिखता हुआ जाऊंगा। इंग्लिश भी ऐसे ही लिखते हैं हम, लेकिन उर्दू जो है हमारी भाषा वो कैसे लिखते हैं हम? वो लिखते हैं हम राइट टू लेफ्ट। लेकिन वो खरोष्टी लिपि की नहीं है। लेकिन खरोष्टी लिपि की विशेषता क्या थी कि वो उर्दू की तरह लिखी जाती थी। कैसे?
राइट टू लेफ्ट। तो खरोष्टी लिपि की मुख्यता क्या थी कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, वो कौन सी है? हमारी खरोष्टी लिपि। चलिए, उसके बाद आती है हमारी कौन सी महत्वपूर्ण लिपि? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि आप जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है, अवधी है, भोजपुरी, बोडो, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, डोगरी, हरियाणवी, कश्मीरी हिंदी, कोंकणी, कुमाऊनी, मगही, मैथिली, मराठी, ये सारी की सारी भाषाएं किसमें है? हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उसके बाद कौन सी आती है? गुरुमुखी लिपि। इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इस पूरे चैप्टर में 6 या 7 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां से क्वेश्चन बनेगा, यानी आपको 6 या 7 चीजों पे ही फोकस करना है, उनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को कंफर्म एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। एग्जाम को जब थोड़ा सा टफ करना होता है तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डीपली डाले जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, एग्जाम हमारा जो कोई भी एग्जाम हो रहा हो उसमें इतने ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं कि एग्जाम को थोड़ा सा टफ जरूर बनाया जा रहा है। पहले एग्जाम बहुत इजी आते थे, लेकिन अब क्या है, हर साल एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है टफनेस का। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसा आपने भी यूपी पुलिस का एग्जाम देखा तो इसमें आपको देखने को मिला कि हिंदी जो है हमारी बहुत ही नॉर्मल आई, इजी सी आई। तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार हिंदी को ये लोग टफ कर दें, क्योंकि भाई पहले जैसे पैटर्न पे तो पेपर नहीं बनाएंगे, पैटर्न को चेंज करेंगे। पैटर्न को चेंज करने का मतलब क्वेश्चन के नंबर से नहीं है, क्वेश्चन किस टाइप के, कहां से आसान क्वेश्चन दिए, कहां से भारी दिए, उसको बदलेंगे ये लोग। तो इस बार जैसे हिंदी का आपको लग रहा है कि हिंदी को हमने देखा कि इजी क्वेश्चन आए थे बहुत, तो इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं कि हिंदी में हमारे थोड़े से टफ क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हिंदी की कुछ उपभाषाएं और बोलियां हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है कैसे। जैसे उपभाषा है राजस्थानी, इसमें कौन कौन सी बोली आती है? मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी। ये कहां पर बोली जाती है? मुख्यतः राजस्थान में बोली जाती है। फिर आती है पश्चिमी हिंदी, यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौरवी या फिर खड़ी बोली। यहाँ ये आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा, कौरवी या फिर खड़ी बोली ये कहां पर बोली जाती है? ये मोस्टली हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उसके अलावा बांगरू या फिर हरियाणवी, हरियाणवी को और क्या बोलते हैं? बांगरू भी बोलते हैं। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब किसकी हैं भाषाएं? ये बोलियां किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की ये बोलियां हैं। कहां पर बोली जाती हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। फिर आता है हमारा पूर्वी हिंदी, हिंदी की अगली उपभाषा पूर्वी हिंदी। इसमें कौन कौन सी बोली आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसमें आती है। कहां पर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये भाषा बोली जाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट उपभाषा है वो कौन सी है? बिहारी। इसकी उपभाषाएं कौन सी है? भोजपुरी और मगही। कहां पर? उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। फिर आती है अगली भाषा पहाड़ी, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब कहां पर बोली जाती हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारी जनरल जनरल सी बातें हो गई। अब देखते हैं हम थोड़ा सा क्या कि जो हमारी भाषा है ये किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है, राजभाषा का क्या अर्थ है, ये सब जहां से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं कई सारे। तो देखिए राजभाषा क्या है? राजभाषा हमारा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949। तो यहां से अब दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं कि हिंदी को सबसे पहले पूछ लेगा कि राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को किया गया। इसी दिन हम क्या बनाते हैं? इसी दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं? इसी दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं। तो यहां से हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 14 सितंबर को, और राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को ये इसको राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए हम क्या करते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक राजभाषा का उल्लेख आपको मिलता है। अलग अलग 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको याद रखना है 343 से लेकर
351 अनुच्छेद तक क्या है हमारा, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख हमको मिलता है। इसको भी मैं आपको वन बाय वन बतला देता हूं। सुपर टाइट में यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सुपर टाइट आप जानते हैं थोड़ा सा और टफ लेवल कर देता है। तो सबसे पहला अनुच्छेद हमारा 343, इसमें क्या है, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। 343 में क्या लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, और अंकों का जो रूप होगा वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। उसके बाद अनुच्छेद 344 में क्या है, ये किसके संबंध में है, राजभाषा के संबंध में, आयोग बनाने के संबंध में, यानी 5 वर्षों के बाद आयोग बनेगा राष्ट्रपति द्वारा, और संसद की समिति बनेगी 10 वर्ष के उपरांत, किसके संबंध में, भाषा के संबंध में। चलिए अगला देखें, अगर अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाएं कौन सी होंगी, इसका क्या है उल्लेख, किसमें है, अनुच्छेद 345 में है। अनुच्छेद 346 में क्या है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में किसी भी या फिर किसी राज्य और संघ के बीच में जो भी वार्तालाप होगा उसकी जो भाषा होगी, पत्र आदि की जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी, उसके उल्लेख किसमें है, 346 में है। 347 में क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, यानी किसी भी राज्य में कोई जो जनसंख्या है, किसी भी छोटी या बड़ी, उससे जो भी भाषा बोलती है उसका उल्लेख या उसके संबंध में जो भी उसको अधिकार प्राप्त है उसका उल्लेख किसमें है, 347 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 348 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, संसद व राज्य में, विधानमंडल में, विधेयकों में, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी। तो जहां जहां पर भी उपबंध हो जाएंगे वहां पर क्या होगा, हिंदी हो जाएगी, नहीं तो इंग्लिश बोली जाए, लिखी जाएगी। अनुच्छेद 349, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, यानी जैसे राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। तो यानी राजभाषा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 350, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी हम क्या है, कोई भी मान लीजिए, हम भाई हम तो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, जो इतने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो लगभग 2-3 भाषाएं लिख बोल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी भाषा बोलते हैं जो नॉर्मली नहीं बोली जाती या नहीं समझी जाती हमारे कार्यालयों में या फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी किसी भी जगह पर। तो उसका कुछ उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 350 में, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि उससे आप बोलो कि यही लिख के लाओ, बोलेगा मुझे तो आती नहीं भाई, तो जो भी उसको भाषा आती है वो उसमें अपनी व्यथा के निवारण के लिए आवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 351 में क्या है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा क्या है, 8वीं अनुसूची, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये अनुच्छेद और अनुसूची, ये आपके हिंदी के नजरिए से महत्वपूर्ण है, ये आपके जीएस में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीएस में भी जब आप संविधान पढ़ेंगे वहां पर भी ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से क्वेश्चन उसमें भी मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है अनुसूची 8 में। ये क्वेश्चन बन जाता है कि अनुसूची 8 के अनुसार कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है अनुच्छेद 8 में। ठीक है, इस अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। सबसे आरंभ में जब हमारा संविधान लिखा गया था तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 14 भाषाएं संविधान जब बनाया गया था तो उसमें इनका उल्लेख था 14 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में। बाद में क्या हुआ, 21वें संशोधन के द्वारा इसमें एक भाषा और जोड़ी गई, कौन सी, सिंधी। 1967 को 21वां संशोधन हुआ संविधान का, उसमें किसको जोड़ा गया, उसमें सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया, यानी 1967 में हमारी कितनी भाषाएं हो गई, 15 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ 1992 में, और क्या किया गया, 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन सी,
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नाम याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संशोधन में जोड़ा गया 1992 में। तब हमारी कितनी भाषाएं हो गई टोटल? 15 पहले हो गई थी और 3 इनको जोड़ने के बाद हमारी भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ, 92 संशोधन, उसमें 2003 में, उसमें क्या किया गया? उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 18 और 4 22, टोटल हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में हो गया। चलिए अब देखिए कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करते हैं हम लोग, उनकी प्रैक्टिस भी हैंड टू हैंड कर लेते हैं। इसके अलावा आप नेट से, किसी भी बुक से, आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनको जरूर ट्राई करिएगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनको हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो मैंने आपको बतलाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हिंदी हमारी किस भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हमारी सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। उसका कारण क्या है? भारत की जो सबसे ज्यादा आबादी क्षेत्र है वो कौन सा है? ये उत्तर भारत वाला क्षेत्र है और यहाँ पर मोस्टली लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। इसीलिए भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बतलाया था, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बच्चा क्या समझता है कि बोले यार हिंदी भाषा का जन्म तो संस्कृत से हुआ है, तो तुरंत लौकिक संस्कृत पे लगा देगा, वैदिक संस्कृत पे लगा देगा। नहीं, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, यानी जो सबसे पहली भाषा है जिससे बाकी सारी भाषाएं हमारी बनी है, ये वो कौन है? वो संस्कृत है। तो आदि जननी अगर पूछेगा तो आपको संस्कृत लगाना है, और अगर पूछे कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है तो आपको अपभ्रंश लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु। तो देखिए कन्नौजी, बांगरू, बांगरू कौन सी? मैंने आपको बताया हरियाणवी भाषा, और अवधी, ये तीनों क्या है? ये हिंदी की उपभाषाएं हैं, हिंदी में बोले जाने वाली बोलियां हैं। लेकिन जो तेलुगु है ये हमारी हिंदी की भाषा, हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो जो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, ये किस रूप में प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में नहीं, तकनीकी भाषा के रूप में नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, काव्य भाषा के रूप में। अधिकतर काव्य किस उसमें लिखे गए हैं? ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? तो आपको पता है संवैधानिक तौर पर जो हिंदी है वो क्या है? हमारी राजभाषा है। क्या है? हमारी राजभाषा है। चलिए, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। तो आपको मैंने बतलाया था कि देवनागरी लिपि में, जब मैंने आपको बतलाया तो कौन सी लिखी जाती है? हमारी गुजराती भाषा जो है, गुजराती, हिंदी, ये किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा, खरोष्टी, कुटिल या फिर ब्राह्मी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट से आप कमेंट में बतलाइए मेरे को जल्दी से कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो हिंदी हमारी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? देखिए क्वेश्चन आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो अनुच्छेद 351 में याद करिए क्या है? संघ की राजभाषा नहीं, उच्चतम न्यायालय की भाषा नहीं, पत्राचार की भाषा नहीं, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। डी ऑप्शन एकदम सही है। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान जो हम हिंदी बोलते हैं उसका प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। प्रेजेंट में जो हम हिंदी यूज कर रहे हैं वो क्या है? उसका प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली है।
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? देखिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ए ऑप्शन ही हमारा सही है। 343 से 351 तक क्या है? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन होता है ये, इस टाइप का। आप इसमें जल्दीबाजी ना करें कि एकदम फटाफट लगा दें, थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, यानी ए ऑप्शन हमारा एकदम इसमें सही है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या फिर ब्राचड़? तो हिंदी हमारी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली शौरसेनी से। अपभ्रंश का क्या नाम है? अपभ्रंश से जो विकसित हुई कौन सी हुई? शौरसेनी, और उससे क्या बनी है? खड़ी बोली बनी है। चलिए किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस स्थिति को लिया गया जल्दी से बताइए आप लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका ऑप्शन होगा सी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, और इसी दिन क्या होता है? इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो बघेली बोली का किससे है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो देखिए बघेली बोली कहां बोली जाती है हमारी? बघेली बोली बोली जाती है हमारी पूर्वी हिंदी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन एकदम हमारा इसमें सही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इस टॉपिक के और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।